विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरें लेकर जो ना आपने कहीं देखी और ना कहीं आपने सुनी। तो आइए कुछ ऐसी खबरों की शुरुआत करते हैं जहां पर पहली खबर सामने आई है मुंबई से। मुंबई की अगर बात करें यहां पर तो मानसून का कहर यहां पे लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ा हादसा तब हो गया जब मैसूर कॉलोनी के पास अचानक थम गई मोनोरेल और उसके अंदर बैठे थे 200 से ज्यादा यात्री जिनकी सांसें अटक गई और ऐसा लगा कि मतलब अब आगे क्या होगा। हालांकि बाद में रेस्क्यू किया गया लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि मुख्यमंत्री फडणवीस की ओर से पूरे हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट दिखाता है। बारिश बिजली का खेल, मोनोरेल हो गई फेल। मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने पहले ही ब्रेक लगा रखा था और अब बिजली ने भी अपना खेल दिखा दिया है। मैसूर कॉलोनी के पास एक मोनोरेल घंटों तक हवा में फंसी रही। यात्रियों की सांसें थमी रही। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी डरे सहमे रहे। अंदर बैठे यात्री सांस लेने के लिए तरसते रहे। बच्चे रोते रहे, महिलाएं घबराती रही और बाहर लोग दुआ करते रहे कि सब सुरक्षित बाहर निकल आए। तकनीकी खराबी ने मोनोरेल को बीच रास्ते में ही रोक दिया। करीब 1 घंटे तक सैकड़ों जिंदगियां हवा में लटक रही। डिब्बे में गर्मी और घुटन से लोगों का बुरा हाल था। किसी ने बच्चों को ढांढस बंधाया, किसी ने खिड़की से बाहर मदद की पुकार लगाई। घबराहट बढ़ी तो लगा जैसे डब्बा कब्र बन गया। आखिरकार रेस्क्यू टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। मोनोरेल के शीशे को तोड़ा गया और एक एक कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन इस हादसे ने फिर से वही सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मुंबई में मोनोरेल सुरक्षित है? इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा? लोकल ट्रेन बंद है, वो तो मौसम का एक अपना है, लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना हमेशा से खराब रही है, बिल्कुल भी खराब रही है। कभी भी इसमें अभी तो गर्दी है तो ठीक है, नहीं तो गर्दी नहीं भी रही ना तो भी पब्लिक सेटिस्फेक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सोचिए, बंद डिब्बे में फंसे वो लोग जिन्हें हर मिनट अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद कुछ अनर्थ हो जाता। मुंबई की पहचान तेज रफ्तार है, लेकिन जब रफ्तार ही जानलेवा बन जाए तो सोचना पड़ेगा क्या विकास के दौड़ में हमने सुरक्षा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज की ये घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि यात्री सिर्फ किराया देने वाली भीड़ नहीं बल्कि इंसान है जिनके जान की कीमत सबसे ऊपर होनी चाहिए। हादसा टल गया, लेकिन सबक कितना लिया गया? क्या हर बार तकनीकी खराबी के नाम पर यात्रियों की जान खतरे में डाली जाएगी? मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का सपना आखिर कब पूरा होगा? सवाल ये भी खड़े होते हैं कि तकनीक पर इतना भरोसा करने वाली मुंबई में आखिर इस तरह की लापरवाही कब तक? सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा मानक सिर्फ कागजों में पूरे किए जाते हैं? और सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, सवाल तो पहला ये है कि आखिर मोनोरेल फेल कैसे हुई? सवाल साथ ही ये भी कि क्या सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है या चल रहा अभी भी रेस्क्यू? देखिए 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मोनोरेल का जो यात्री थे सभी को निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 लोग की तबीयत खराब है जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ मोनोरेल का, ये सामने देख सकते हैं मोनोरेल है और फायर ब्रिगेड कर्मचारी अब जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हट रहे हैं और सामने देखिए जो मोनोरेल लटका हुआ है, ये मोनोरेल जो टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से इलेक्ट्रिक थम जाने से कहीं न कहीं ये रुक गया था और एक तरफ लटक गया था। जो यात्री थे लगभग 4.5 घंटे तक फंसे थे। काफी महिलाएं थी अंदर क्योंकि 550 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में लगातार बारिश हो रहा है, टैक्सी नहीं चल रहा है, रिक्शा नहीं चल रहा है, तो लोग मोनोरेल का सहारा लिए और मोनोरेल से आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से भक्ति पार्क के पास आकर यहाँ पे मोनोरेल अटक गई थी। 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसके बाद सभी लोग को 550 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है और सभी सेफ हैं। सभी लोगों को अपने अपने घर जा चुके हैं। सिर्फ 2 लोग की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फायर ब्रिगेड की टीम सामने देखिए किस तरह से
सभी लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से लेकर जा चुकी है। लगातार यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आखिर किस वजह से क्या टेक्निकल दिक्कत थी जिसकी वजह से मोनोरेल रुकी और लटक गई, और जिस तरह से 4.5 घंटे तक यात्रियों की सांसें थमी थी, क्योंकि जिस तरह से अंदर यात्री थे, ना लाइट था अंदर, ना एसी चल रही थी। जो यात्री थे, काफ़ी महिलाएं कहीं के सफोकेशन महसूस कर रही थी, काफ़ी घबराहट महसूस कर रही थी। जब ये हादसा हुआ तो काफ़ी लोग चिल्लाने लगे थे, जो यात्री आके बाहर बता रहे, काफ़ी लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन थी, लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये मोनोरेल नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक तरफ पूरी तरह से लटक गया था, जिसकी वजह से लोगों को, जो यात्री थे, काफी घबराहट थी। और 500 से ज्यादा, समझ सकते हैं कि 500 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद थे, क्योंकि सड़क के रास्ते बंद हो चुके थे, लोकल ट्रेन नहीं चल रही थी। यानी कि रिस्क काफी ज्यादा था, लेकिन राहत की बात यहाँ पर ये रही कि काफी घंटों की मशक्कत के बाद फिलहाल लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कश्मीर से आ रही है। कल लोकसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर में, बता रहे आपको, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे बिल। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। कल का दिन लोकसभा में बेहद अहम, क्योंकि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को पेश किया जाएगा। देखिए, जो जानकारी निकल के सामने आई है अब ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को पेश करेंगे, और बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि जिस तरीके से तनाव के हालात बने हुए हैं पड़ोसी देश के साथ, इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ा फैसला। और हमारे साथ जुड़ गया ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, जिस तरीके से कल का दिन लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी गृह मंत्री कल पेश करेंगे एक बहुत बड़ा बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, और क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, अगर आप देखें ये जो रिवाइज लिस्ट है, 21 तारीख आखिरी डेट है इस बार संसद के सत्र की, और उसमें पॉइंट नंबर 3 कल का जो रिवाइज एजेंडा है बीएसी के बाद, उसमें है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये बात साफ बताता है कि सरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की ओर बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर को कंप्लीट स्टेट हेड की ओर, माफ चाहता हूँ, कंप्लीटली स्टेटहुड की ओर बढ़ रही है, जो कि डिमांड की गई थी। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, ये साफ तौर से बताता है कि जम्मू कश्मीर को, और जिस तरह से लेह को 2 अलग करा गया था, उसको और ज्यादा फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। इस बिल का नाम है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इसको लाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेके संसद और राजनीतिक दल कंप्लीटली डिवाइडेड हैं, लेकिन विपक्ष भी इसके अंदर उतना ही डिवाइडेड है जितना कि एनडीए के कुछ घटक दल। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसमें कौन सा दल किस तरफ खड़ा है। लेकिन सरकार अगर इस बिल को पेश कर रही है तो उसने अपना हाउस एंड ऑर्डर किया होगा, और इसी के चलते ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो अहम जानकारियां यहाँ पे ऐश्वर्या कपूर दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। और देखिए, अब यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा दिन है कल, हालांकि अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, और अब यहाँ पर बात करेंगे बिहार की। वैसे तो बिहार में शराब बंदी, यानी कि यहाँ पे शराब मिलना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, और कानून भी इसके लिए बाकायदे बनाया गया है। लेकिन मुंगेर से कुछ खबर ऐसी सामने आई है जहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वो भी क्यों? शराब की बोतलों को लूटने के लिए। अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई शराबबंदी वाले स्टेट में शराब कहां से आई? रिपोर्ट देखिए। बाहर है सुशासन, क्या खूब शराबबंदी है। सफेद गाड़ी में शराब की बोतलें और बाहर मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते लोग। ये तस्वीर बिहार के मुंगेर से सामने आई है, जहां शराब से भरी एक कार को देखते ही मानो लोग टूट पड़े और बोतलें लूटकर फरार हो गए। बिहमा गांव में विषहरी पूजा के मौके पर जुटे मेले में अचानक भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। वजह बनी एक सफेद रंग की कार, जिसके शीशे से साफ नजर आ रहा था कि उसकी पिछली सीट और डिक्की में शराब की कार्टून रखी हुई है। जैसे ही ये बात भीड़ में फैली, लोग कार की ओर टूट पड़े। जब लोगों को यकीन हुआ कि बोतलें शराब की ही है, तो मानो हंगामा मच गया। तो लोगों ने तुरंत कार को घेर लिया और अंदर बैठे युवकों से पूछताछ करने लगे। लेकिन भीड़ बढ़ती गई। तभी कुछ लोगों ने कार के पीछे के शीशे तोड़ दिए और अंदर रखी शराब की कार्टन निकालने लगे। देखते ही देखते आसपास के लोग भी जुट गए और बोतलें लूटकर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई। फिलहाल पुलिस कार मालिक और गाड़ी की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही ये भी जांच कर रही है कि कार में रखी शराब कहां से लाई गई और कहां सप्लाई के लिए जा रही थी।
तो बिहार में चुनाव से पहले शराब को लेकर मानो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हादसे बताकर नहीं आते। महाराष्ट्र में एक शख्स केक लेके दुकान से बाहर निकलता है, तभी उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हैरान मत होइए, क्योंकि ये रिपोर्ट वाकई में ऐसी ही है, जहां पे एक शख्स केक लेके बाहर निकलता है और वो जमीन के भीतर ही घुस जाता है। कैसे, रिपोर्ट में देखें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। घटना का फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें एक युवक के हाथ में केक का डब्बा है और युवक दुकान की ओर जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक दुकान के सामने नाली पर बना स्लैब ढह जाता है। स्लैब टूटने के बाद युवक सीधे नाली में समा जाता है। घटना जनता कॉलेज स्थित 7 स्टार बेकरी के सामने की है। युवक अपने दोपहिया से उतरकर दुकान में जा ही रहा था कि नाली के ऊपर का स्लैब ढह गया और युवक देखते ही देखते नाली में समा गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने युवक को किसी तरह से बाहर निकाला। गनीमत रही कि युवक को ज्यादा चोटें नहीं आई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पे एक शख्स को भगवा कपड़े पहनकर नॉनवेज खाना भारी पड़ गया, क्योंकि यहां पर देखते ही देखते बवाल हो गया। कुछ युवक यहां पे खाना खाने पहुंचते हैं और सवाल लगते हैं करने कि भाई आपने कपड़े पहने भगवा, आप कैसे खा सकते हैं मांस। जिसके बाद जम के हंगामा हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची और आगे क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में नॉनवेज ढाबे पर युवक को भगवा रंग पहनकर जाना मानो महंगा पड़ गया। युवक भगवा रंग का कपड़ा पहनकर नॉनवेज खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा। युवक को देख वहां मौजूद नरेंद्र नाम का व्यक्ति भड़क गया और भगवा रंग का कपड़ा पहनने होने की वजह से युवक की पिटाई कर दी। दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति, जिसने भगवा रंग का तमहट लपेटा था, अपने साथी सुभाष कन्नौजिया के साथ नॉनवेज खा रहा था। इतने में नरेंद्र सिंह भी होटल पहुंचता है। नरेंद्र ने भगवाधारी युवक से कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना कहते ही बात बिगड़ गई और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि सुभाष कन्नौजिया नाम का व्यक्ति उग्र होकर लड़ाई झगड़े पर आमादा था। पुलिस ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना और फिर से लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया। युवक की पिटाई पर ढाबा संचालक ने फोन कर पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। तो बात सिर्फ भगवा रंग का नहीं, बल्कि बात आस्था के सवाल का है और इसी वजह से यहाँ पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बात करेंगे सरकारी बाबुओं की। देश में सरकारी बाबू कुछ ऐसे हैं, जब तक उनकी जेब गर्म ना हो तब तक वो कोई भी काम नहीं करते और फाइलें धूप खाती रहती हैं। लेकिन जब मामला सेट हो जाए तो फिर काम आगे बढ़ जाता है और यहीं पे कुछ ऐसा देखते हुए मिला है, जहाँ पे सरकारी बाबू ने यहाँ पे रिश्वत ली है। हालांकि रिश्वत लेते पकड़े भी गए हैं वो। रिपोर्ट दिखाता है आपको। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीएम सदर तहसील में ही कथित तौर पर रिश्वत का लिफाफा जेब में रखते हुए नजर आए। औरैया जिले की सदर तहसील में तैनात एसडीएम राकेश कुमार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में मंडी सचिव एक लिफाफे को एसडीएम की टेबल में मौजूद रैक में रखते हैं, जिसमें कुछ देर के बाद रैक से निकालकर एसडीएम अपनी जेब में रखकर चले जाते हैं। वीडियो में मंडी सचिव लिफाफा रखने के बाद साहब के आगे हाथ जोड़कर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एसडीएम साहब को लगा कि सेटिंग अच्छी बैठ गई है, लेकिन यहीं पर एक खेल हो गया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। तो सरकारी बाबू की जेब गरम करने वाली पूरी घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वही वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने एसडीएम को पद से हटा दिया है। साथ ही मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है। तो किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जमीनी विवाद की वजह से एक शख्स इतना परेशान हुआ कि पानी की टंकी पर ही चढ़ गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ा ये शख्स सिस्टम से परेशान था। आखिर पूरा मामला क्या है और हालात ऐसे कैसे बन गए युवक के सामने, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। गोंडा से आई ये खबर सरकारी सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है। जमीन पर कब्जे और रास्ता बंद होने की समस्या से त्रस्त होकर गोंडा का रहने वाला शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। महीनों से एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो शख्स ने टंकी पर चढ़ना ही अंतिम रास्ता चुना। खरगोश चांदपुर का रहने वाला 35 साल का व्यक्ति, जिसका आरोप है कि उसके पाटीदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसका रास्ता बंद कर दिया है।
1 महीने में कई बार एसडीएम से शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई। आखिरकार हताश होकर शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी आवाज उठाई। ये सिर्फ गोंडा के रहने वाले शख्स की कहानी नहीं, बल्कि उस सरकारी व्यवस्था का कड़वा सच है जो आम आदमी की पुकार को अनसुना कर देती है। दफ्तरों में फाइलें घूमती हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। जब एक आम नागरिक को अपनी बात कहने के लिए टंकी पर चढ़ना पड़ता है, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? क्योंकि अगर सिस्टम ही सुस्त रहा, तो भला जनता का भरोसा कैसे बनेगा? अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार चक्कर लगाने के बाद थक जाता है आम आदमी, फिर कुछ ऐसा ही करता है जो आपको देखने को मिला। अब बढ़ते अगले खबर की ओर, जो लद्दाख से सामने आई है। लद्दाख की पेंगोंग झील में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद हालात ज्यादा खौफनाक बन गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि एक बाइक सवार बहते बहते बच गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। स्टंटबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डालने वालों, जरा ये तस्वीरें ध्यान से देखें। लद्दाख में पेंगोंग झील में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी का बहाव इतनी तेज था कि इसे पार करने के बारे में सोचना भी जिंदगी दांव पर लगाने जैसा था। लेकिन बाइक सवार शख्स को शायद एडवेंचर का शौक था। तेज बहाव वाली नदी पार करने के चक्कर में शख्स बीच में ही गिर गया और बाइक समेत पानी में बह गया। युवक ने पानी के बहाव को हल्के में लिया, खुद को किसी फिल्मी हीरो समझने की भूल कर दी। बाइक सवार को पानी में बहता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार कुछ दूर तक बहता गया, लेकिन किसी तरह किनारे आकर उसने अपनी जान बचा ली। तो मॉनसून तो अपना कहर बरपा ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खतरों में खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये बाइक सवार कुछ ऐसा ही करने जा रहा था। अब बढ़ते अगली खबर की, जो हरिद्वार से सामने आई है। जरा सोचिए कि आप सुबह सुबह कार चलाने जाएं और ड्राइव करते वक्त आपको कुछ आहट सा महसूस हो, और जब आप कार का बोनट खोलें तो दिखाई दे आपको बड़ा सा अजगर। फिर क्या होगा? कुछ ऐसा मामला सामने आया है हरिद्वार से, दिखाते हैं आप। हरिद्वार में भेल कार्यालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी कार के बोनट में अजगर घुस गया। कार मालिक को जब गाड़ी में अजगर दिखा तो उसके होश उड़ गए। कार मालिक अजगर को देखते ही गाड़ी से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। लोगों को खबर लगी तो अजगर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग के पहुंचने से पहले ही भेल कर्मियों ने हिम्मत दिखाई और अजगर का खुद ही रेस्क्यू कर लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ और साहस से बड़ी घटना टल गई। फिलहाल कार के अंदर अजगर मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो कार में अजगर देखकर युवक हैरान हो गया। आनन फानन में लोगों को बुलाया गया, अजगर को बाहर निकाला गया। आप भी जरा सावधानी से गाड़ी चलाएं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पे कर्मचारी दफ्तर में बैठकर हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट लगाने का क्या मतलब है? सवाल खड़े हो रहे हैं ना? जवाब के तौर पे रिपोर्ट देखिए। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है।
रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहां बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। तो लोगों की यहाँ पर जान पर आई हुई है और यही वजह से लोग जो है वो हिफाजत खुद की कर रहे हैं, हेलमेट पहन करके दफ्तर जा रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पानी के बीचों बीच खड़ा जहाज देखते ही देखते आग का गोला बन गया। अमेरिका से खबर सामने आई है, जहां पर मैरीलैंड में जब एक जहाज में विस्फोट हुआ तो पूरा इलाका दहल उठा। धमाके की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देखिए। मैरीलैंड की चेसापीक खाड़ी में बाल्टीमोर हार्बर के बीचों बीच भयानक हादसा देखिए। एक कार्गो शिप अचानक आग का गोला बन गया। इस खौफनाक विस्फोट का वीडियो अब सामने आया है। चेसापीक खाड़ी की लहरें अपनी शांत लय में बह रही थी। तभी बाल्टीमोर हार्बर में एक भयानक हादसा हुआ। कार्गो शिप जो कोयले का भारी भरकम माल लेकर मॉरिशस की ओर जा रहा था, अचानक आग की लपटों में घिर गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज से उठती आग की लपटें और काला धुआं आसमान को निगलने लगा। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत फायर बोट और टरबोट्स की मदद से आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि जहाज पर सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिकी तटरक्षक बल अब इस हादसे की जांच कर रहा है। शुरुआती जांच के अनुसार कोयले से निकलने वाली मीथेन गैस विस्फोट की वजह से हो सकती है, लेकिन असल कारण का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। और अब खबर सामने आई है स्पेन से। स्पेन के जंगलों में लगी आग भयावह रूप लेती चली जा रही है। आग की चपेट में आने की वजह से हजारों हेक्टेयर जमीनें नष्ट हो गई हैं, जलकर खाक हो गई हैं और हजारों लोग ऐसे भी हैं जो बेघर हो गए हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि बड़ा हिस्सा, एक बड़ा इलाका ऐसा भी है जहां पर लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। एक या दो नहीं बल्कि 3 से 4 जगह जंगली आग से हाहाकार मचा हुआ है। इस साल स्पेन में लगी जंगल की आग ने लगभग लंदन जितना बड़ा इलाका जला दिया है। स्पेन में कई जगहों पर जंगल की आग अभी भी भड़क रही है। स्पेन के गैलिसिया के ओरेंसो शहर के आसपास लगी 12 बड़ी जंगली आग पर अग्निशमन कर्मी काबू पा रहे हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez ने कहा कि लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी के दौरान गैलिसिया के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए 500 सैनिकों को भेजा जाएगा। वीडियो में नीचे झुलसे हुए मैदानों से धुएं के बड़े बड़े गुब्बार हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अग्निशमन कर्मियों को पानी से बड़ी लपटों को बुझाते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। जंगल की आग से निपटने के लिए पहले से ही 1400 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिली है। स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के मुताबिक कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। 1980 के दशक से यूरोप वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे इन इलाकों में जंगल में आग लगना लगभग आम बात हो गई है। के बाद भी कुछ ऐसी बड़ी खबर आ रही है, जहां कल लोकसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। गृह मंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे बिल। तो कल का दिन लोकसभा में बेहद अहम। बड़ी जानकारी यहां पर ये कि कल गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। सीधे रुख करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन बेहद अहम, बेहद खास। वहां पे चर्चाएं कैसी हैं, किस तरीके से वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है कल के दिन को लेकर? देखिए, कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो बिल है उसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कहा जाता है, उसमें अमेंडमेंट की जाएंगी। बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर विधानसभा में सबसे बड़ा चेहरा। सुनील जी, लगातार हमने देखा कि मांग हो रही थी स्टेटहुड मिले, लेकिन अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल में अमेंडमेंट होने जा रहा है। क्या आश्रयियाँ ये लगाई जा रही हैं कि अब स्टेटहुड के बेहद नज़दीक हैं? अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक कल का बिजनेस वायरल हो रहा है और जिसमें ये भी कहा जाता है कि रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है 2025 उसमें कुछ अमेंडमेंट होने जा रही है,
तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को लेके जो भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी वो पार्लियामेंट से ही होनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली से वो होनी नहीं है। जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो भी चेंजेस आनी है वो भारत के संसद से ही आनी है। हमें अपने नेतृत्व पे पूरा विश्वास है और जो वो लाएंगे बहुत ही अच्छा लाएंगे, अच्छा ही होगा जम्मू कश्मीर के लिए। मैं यही मानूंगा कि सबको इंतज़ार करना चाहिए, कल तक पॉजिटिव होगा, सकारात्मक भी ही होगा और देश हित और जम्मू कश्मीर के हित में ही होगा। देश हित, जम्मू कश्मीर का हित, सकारात्मक, पॉजिटिव, गुड न्यूज़, ये चीज़ें जब आप कहते हैं तो क्या वो स्टेटहुड होगा? देखिए, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। स्टेटहुड जब भी आना होगा स्टेटहुड आएगा, बट अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टेटहुड कल के इस बिज़नेस में है। बिज़नेस मैंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो भी आपने संवैधानिक कोई संशोधन करना है, किसी इशू को भी लेके, सिविल इशू को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को लेके, कोई राजनीतिक इशू को लेके, हर इशू को लेके जो भी संशोधन होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा वो भारत के संसद में होगा। अब ये कल क्या आने वाला है, मैं इतना कहूँगा जो भी आएगा बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हित में होगा, देश के हित में होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो आज तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है उससे लोगों को राहत ही मिली है और कल के इस बिल से भी लोगों को राहत ही मिलेगी। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है बड़े ही मजाकी लहजे में, उन्होंने कहा कि अब ये मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं सकता। देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए। 15 अगस्त की स्पीच में ही हमें लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही फ्रस्ट्रेशन में थी। अभी बिज़नेस आना कल बाकी है और ये भी नहीं तय है कि कल ही कोई पास होना है। अभी लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, जॉइंट कमेटी में जाएगा, लंबा टाइम लग सकता है। अभी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो था कितना समय लिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, तो ये भी जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी सेंसेशनल। तो गुरसिमरन यहाँ पर बातचीत कर रहे नेताओं से जो कल के दिन को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में बरस रही है आसमानी आफत और सब कुछ जलमग्न हो चुका है। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी हैं। यहां पर रेलवे ट्रैक डूब चुका है और देश की जो आर्थिक राजधानी है वहां पर व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई, डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुंबई में मानो समंदर सड़कों पर उतर आया। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश मुंबईकरों पर आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लगा दिया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, उधर गाड़ियां फंसी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। अंधेरी सबवे भी पानी भरने से बंद है। कई अंडरब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा है। लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबा है। मुंबई में भारी बारिश के चलते चुनाभट्टी स्टेशन पर जलभराव हो गया, जिसके चलते कुर्ला और सीएमएसटी के बीच हार्बर लाइन की ट्रेनें प्रभावित हो गई। मुंबई एयरपोर्ट के अंदर भी पानी घुस गया है। रनवे पर जल जमाव की वजह से उड़ानें तक प्रभावित हो रही है। शहर के सभी सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। बीएमसी ने प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक मुंबईकरों को बारिश से राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को भी तेज बारिश हुई है और अभी भी बारिश वहां पे लगातार हो रही है। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी कई इलाकों के लिए भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुंबई के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां से बारिश के बाद की खौफनाक तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। आपको भी दिखाते हैं। ठाणे में भारी बारिश के कारण भयावह घटना सामने आई है। यहाँ एक अंडरपास में बाढ़ के पानी में एक कार पूरी तरह डूब गई। वीडियो में भारी बारिश से हो रही तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ठाणे के एक अंडरपास में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक कार उसमें फंस गई। तेज बहाव के कारण कार पानी में डूबने लगी और उसमें सवार लोग फंस गए। हालात को देखते हुए कुछ लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। पानी में कूदकर यात्रियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की,
और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। वीडियो में एक व्यक्ति कार के पास तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा शख्स ऊपर से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों की इस बहादुरी को लेकर हर तरफ तारीफ हो रही है। हालांकि प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर नांदेड़ में भी बाढ़ से हालात खराब है। बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बचाव के लिए एनडीआरएफ और सेना तैनात है। सेना के जवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटने का काम कर रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करेंगे सर्बिया की। सर्बिया में हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं वो एकदम से उग्र हो चुके हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में हंगामा चल रहा है। आपको बता दें कि सर्बिया में नवंबर से ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले जो प्रदर्शन चल रहा था वो शांतिपूर्ण था और अब हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। आप भी देखिए। सर्बिया में हजारों की संख्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू करने में जुटी रही, जिसके बाद सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ योजनाबद्ध बड़ी कार्रवाई में अपनी बात को फिर से दोहराया है। देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन तभी अचानक युवाओं का एक समूह जो फुटबॉल गुंडे माने जाते हैं, भीड़ से अलग हो गए और सत्ताधारी पार्टी के डाउनटाउन कार्यालय पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे कार्यालय की खिड़कियां टूट गईं। हालांकि दंगे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जल्द ही बख्तरबंद ट्रकों के साथ मौके पर पहुंच गई और भीड़ को तीतर बीतर किया। आपको बता दें कि सर्बिया नवंबर से ही प्रदर्शनों की चपेट में है, जिसकी वजह है करप्शन के आरोप। एक रेलवे स्टेशन की छतरी गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने इस त्रासदी के लिए परियोजनाओं में करप्शन का मुद्दा उठाया। छात्रों के नेतृत्व में महीनों तक प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन बीते हफ्ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। लगातार खराब हो रहे हालात में सर्बिया के निरंकुश राष्ट्रपति वुसिक पर दबाव डाला है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की शीघ्र संसदीय चुनाव करवाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने कहा है कि हमारा देश गंभीर खतरे में है। उन्होंने हमारे सभी मूल्यों, सामान्य जीवन और प्रत्येक व्यक्ति को खतरे में डाल दिया है। तो प्रदर्शनकारी जगह जगह पर हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और उन्हें काबू करने में सैनिकों के लिए, पुलिस के लिए चुनौती बन रही है। पसीने छूट रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आजकल रफ्तार का कहर ऐसा है कि हाईवे ही नहीं, गली मोहल्ले में भी आप और आपके लोग सुरक्षित नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो लखनऊ से तस्वीर को जो सामने आई दिखाते हैं आपको, जहाँ पे एक बच्चा जो अपनी गली के बाहर खेल रहा था, 3 बच्चे थे, माफ कीजिएगा, जो अपनी गली के बाहर खेल रहे थे, खड़े थे, लेकिन रफ्तार का शिकार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हादसा गली के भीतर कैसे हो गया, दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 3 बच्चे अपनी साइकिल लेकर गली में खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी बगल की गली से जा रही कार इनकी गली में मुड़ती है। बच्चों की तरफ मुड़ते ही उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। चालक गाड़ी बच्चों के ऊपर चढ़ा देता है। 2 बच्चे कार की चपेट में आ जाते हैं, जिनमें से एक बच्चे की पसलियां टूट गई। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना लखनऊ के आशियाना इलाके की है। सेक्टर आई आशियाना के रहने वाले हरद्वार पांडे स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हैं। अपने बेटे अंकित और बहू के साथ रहते हैं। अंकित कैनरा बैंक में कार्यरत है। हरद्वार पांडे ने बताया कि 10 अगस्त को पोता शौविक पांडे अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ पड़ोसी विनय उपाध्याय का बेटा कुशल सौमिल भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इसी दौरान सामने रहने वाले सीएल वर्मा का बेटा शिवांश शर्मा तेज रफ्तार कार लेकर आया। शौविक को जान से मारने की नीयत से उस पर कार चढ़ा दी। हरद्वार पांडे का कहना है कि 3 दिन तक पोता आईसीयू में एडमिट रहा। पोते की कॉलर बोन टूट गई है और लंग्स में भी खून आ गया था। काफी दर्द में है, लेकिन आईसीयू से बाहर निकलने के बाद जब हरद्वार पांडे पुलिस में मामला दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, जिसके बाद सीएल वर्मा ने अपने घर पर बुलाकर धमकाया भी। फिलहाल पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के मामले में अब तक मामला बहुत पीछे है।
खबर राजस्थान से है। राजस्थान में जर्जर स्कूलों के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार खबर टोंक से सामने आई है, जहां के स्कूल की पूरी छत ही गिर गई और इस हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। जो खबर टोंक से आई है, दिखाते हैं आपको। सरकारी स्कूलों में भगवान भरोसे बच्चों की शिक्षा है। झालावाड़ हादसे से सबक शायद सरकार ने नहीं लिया है, तभी तो टोंक के कंकोड़ उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल के कमरे की छत स्कूल शुरू होने के साथ ही अचानक गिर गई। धमाके की आवाज सुनकर छात्राएं और स्टाफ दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस स्कूल की छत गिरी है, उस स्कूल में 17 क्लासों में से लगभग 15 क्लासरूम बेहद खराब अवस्था में है। हादसे के समय पास वाले क्लासरूम में छात्राओं की क्लास चल रही थी। सूचना पे अभिभावकों से लेकर उपखंड अधिकारी, उनियारा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि भवन के निर्माण में ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन बिल्डिंग कुछ ही दिनों में जर्जर हो गई, जिसकी वजह से छत गिर गई। स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत देखने के बाद उम्मीद है कि प्रशासन जागेगा, नहीं तो मुआवजा और संवेदना तो नेताओं की जुबान पर रहती ही है। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपने देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी।